डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। यह है ऑडियो बुक जंक्शन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सरकारी चाय के लिए किताब का अध्याय 7वां। अध्याय 7। सब चाय पीने लगे, तभी लोकेश का फोन बजता है। आ गया क्या? लोकेश चौंक कर बोला। इस आ गया क्या शब्द ने बाकी सभी को थाम दिया। सब समझ गए थे कि कया आ गया। सभी के चेहरों पर उत्तेजना साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ? मार साहब बोले। अरे यार, रिजल्ट आ गया है, कहते हुए अपने फोन पर ही व्यस्त रहा। लेकिन एकदम से लोकेश का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। हंसी खुशी सब गायब थी। परम तटस्थता का रूप लोकेश ने धारण कर लिया था। 6 सालों का संघर्ष, जीवन के अच्छे बुरे दिन, पारिवारिक स्थिति, आज सब कुछ बदलने का दिन था। सिर्फ एक पीडीएफ में अपने नाम का इंतजार था। सब लोगों ने आवाज करना बंद कर दिया। सभी की धड़कनों की गति दुगनी हो गई। आज के क्रिकेट मैच में क्या हुआ सब भूल गए। लोकेश ने अपना रिजल्ट निकाला और पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखने लगा। वाकी की भी नजर उसके फोन पर ही थी। ये रहा, मिल गया, हो गया, बिल्कुल ठंडे स्वर में लोकेश ने कहा। गंभीर मुद्रा धारण कर लेने में भी आज लोकेश को सुख नजर आ रहा था। फिर क्या था? जरा सी देर में सारा नजारा बदल गया। जैसे तो मरते हुए आदमी को जिंदगी मिल गई हो, तड़पती मछली को पानी मिल गया हो, डूबती नाव को किनारा पिल गया हो। लोकेश खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मार साहब और अमीश ने उसे जोर से पकड़ लिया। इतना तो कभी अपनी मां से भी नहीं लिपटे होंगे। सब कुछ बदल गया। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और लोगों के नजरिए बदल गए। थोड़ी देर पहले अटल यही पास में बैठा हुआ लोकेश को मन ही मन कोस रहा था। अब अचानक उस रोल नंबर के मिल जाने से अटल की नजरों में लोकेश हीरो बन गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने सही कहा है कि सफलता में दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। थड़ी पर बैठे बाकी लोग, जो एक सेकंड भी इनकी बातों में ध्यान नहीं ना देना चाहते थे, अब सब एक एक करके बधाई देना शुरू हो गए। अमीश और मार साहब ने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में फोटो लगाते हुए बधाई की पोस्ट कर दी। लोकेश का फोन बजने लगा। वो एक एक करके सब लोगों को धन्यवाद देने लगा, जैसे तो कोई एमएलए चुनाव जीत जाने के बाद अपने मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हो। अब तक क्या खोया, क्या पाया, क्या अच्छा बुरा किया, कितने पापों ने किए। आज सारी लकीरें मिट गई थी। सारे पाप धुल गए थे। 100 खून माफ हो गए थे। कितनी हारों के बाद एक जीत हिस्से आती है, ऐसी जीत जो बदल देती है सब कुछ। लोकेश के लिए ये जीत बहुत मायने रखती थी, क्योंकि इससे पहले उसने सिर्फ हार का स्वाद चखा था। हार होना जरूरी है, बिना हार के जीतने का मजा भी नहीं आता। हार आपको जीत के असली मूल्य से परिचित करवाती है। प्रत्येक हार आपको कुछ ना कुछ नया करवाना चाहती है। प्रत्येक हार में एक संभावित जीत आपके हिस्से रखी होती है। एक ऐसा दिन सबके लिए बना होता है, जहां से जीवन बीपीएल से वीआईपी हो जाता है। आज वही दिन था लोकेश के लिए। जिन दोस्तों ने कभी लोकेश को उधार पैसे देने से मना कर दिया था, आज वो भी लोकेश को बधाई देने के लिए में लगे थे। लोकेश इस कदर खुश था जैसे तो राज दरबार में राज्याभिषेक के लिए उसके नाम की घोषणा जारी हुई हो। सूरज डूब गया था। वाहनों ने अपनी लाइट जला ली थी। इस पिछले 1.5 घंटे में 3 बार चाय खत्म कर चुके थे, लेकिन रिजल्ट के बाद से लोकेश के हाथ से सिगरेट खत्म नहीं हुई। आज वो जी भरकर पीना चाहता था। सब लोगों के कॉल आ रहे थे। बीच में उसकी मां का भी कॉल आया। लोकेश ने मां से तो चैन होने की बात सामान्य तरीके से कहकर फोन रख दिया, लेकिन बाद में सिसक सिसक कर रोने लगा। अटल ये सब देखकर अंदर से व्यथित हो रहा था। शायद वो समझ पा रहा था लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए नौकरी का महत्व। लोकेश का खुशी में इस तरह से रोना बाकी सभी के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा का कार्य कर रहा था। इस ससुरा रोवे के टाइम ना है, जश्न मनाए के टाइम है वे। कानपुरिया बोल पड़ा। करीब 8 बजने को थे। 2 पेटी बियर ले सब मार साहब के मकान की छत पर जा बैठे। मेरे नहीं चलती, अटल ने मना किया,
लेकिन आज वो शराब को सामाजिक जीवन की एक बुराई के रूप में नहीं देख रहा था। आज उसे लग रहा था कि शराब अच्छी या बुरी नहीं होती है। ये व्यक्तिगत मसला है। कोई पीना चाहे तो पी सकता है, कोई न पीना चाहे तो न भी पिए। गांव में सुनी गई बात की दारू से घर बर्बाद हो जाता है का जवाब उसे मिल चुका था। वो समझ गया था कि दारू से अगर घर टूटते हैं तो कुछ के जुड़ भी जाते हैं। दारू के नशे में कांड होते हैं, पर बिना नशे में भी तो हो जाते हैं। हालांकि ये सारा दिमाग वो शराब को स्वयं के लिए सही ठहराने के लिए लगा रहा था, क्योंकि सामने पड़ी चील्ड बियर की बोतल उसे अब आधुनिकता की तरफ आकर्षित कर रही थी। अरे अटल भड़िया, तोह का लागत है हम चूतिया है? लागत है का? फेर काहे इतरा रहे हो इतना? ऐसन तो नई नवेली दुल्हनों नईखे नखरा करत, जेतना तुम इतरा रहे हो बे। हमका देखो, जब तक 2 बियर ना उतर जाई तब तक हटने वाला नहीं। आखिर बड़के भैया की नौकरी लागी है, वो भी सरकारी। अब हमार भैया बुलेट ट्रेन चलाई ही। सुनिन हो का बुलेट ट्रेन के बारे में? हम सुनिन हा कि दिल्ली से मुंबई 3 घंटा में पहुंचा देत है। कुछ हो कही, लेकिन हमका बंबई बहुत पसंद है। बचपन में शाहरुख खान की फिल्म देख देख के बड़े भय गए। पहले तो सोचे रहीन कि ससुरा बड़ा होई के एक्टर बनब। जेकरा जेकरा संग शाहरुख फिल्म बना चुका है ना, उस सब संग हमहू बनाइब, चाहे जूही चावला हो, उर्मिला मातोंडकर हो या दिव्या भारती। कानपुरिया बोलता जा रहा था, लेकिन लोकेश ने बीच में ही रोक दिया। अरे ओए, कादर खान की औलाद, सपने कम देखा कर। न तो बुलेट ट्रेन चलेगी न तू मुंबई पहुंचेगा। इन बातों पर सब ठाका लगा रहे थे। सबने एक एक घूंट मार भी ली थी, सिवाय अटल के। अटल को न जाने क्या हुआ, उसने बियर को उठाकर मुंह से लगाया और पहला घूंट ले लिया और मुंह को बिगाड़ते हुए बोतल को नीचे रख दिया। अरे यार, ये तो बहुत कड़वी है। कैसे पीते हो आप लोग इसे? अपना बचाव करने के लिए अटल ये बातें कर रहा था। सब एंजॉय करने लगे। दुख सुख की बातें होने लगी। लोकेश के जीवन के किस्से सुन सुनकर अटल लगभग लोकेश के संघर्षों का दीवाना हो गया और अपने लिए उसे मोटिवेशन समझ समझकर लगातार बियर के घूंट ले लेकर एक पूरी बियर खत्म कर दी। मार साहब ने सिगरेट का ऑफर दिया, जिसे अटल ने सहस में ही स्वीकार कर लिया। रात के 10 बज गए। बियर खत्म हो चुकी थी। अटल के सिवा किसी के चेहरे के हाव भाव से लग नहीं रहा था कि उन्होंने शराब पी रखी है। शादी में चले खाना खाने? मेरे दोस्त अजय के कजिन की शादी है, लोकेश बोला। तो फिर लेट क्यों होना, चलते हैं, मार साहब कहकर उठ गए। शादी में पहुंचे। सभी 6 जनों की चाल संजय दत्त की तरह लग रही थी, जैसे तो उनके खुद के कजिन की शादी हो। सब लोगों ने प्लेट उठाई और टूट पड़े खाने पर। सबसे पहले सब्जियों का रिसेप्शन था। सूखी सब्जियों को सबने अनदेखा किया और पनीर की सब्जी के सामने जाकर रुके। एक एक आदमी उसमें से पनीर की छटनी करने लगा, जैसे तो ग्रेवी पाप करके आई हो। सबने 10-10 काजू कतली खाई, मूंग के हलवे को रखवाया और गर्म निकलती पुड़िया लेकर बैठ गए गार्डन के बीचों बीच और राजा की तरह बैठकर खाना खाने लगे। सब लोगों ने बड़ी बहादुरी से बाकी लोगों से नजरें मिलाते हुए खाना खत्म किया। अजय को कॉल कर दिया है, वो बाहर गया है अभी। थोड़ी देर डांस करते हैं, तब तक आ जाएगा। लोकेश ने कहा। जरूर बड़के भैया, हमार डांस तो पूरा निराल ही है, माने एकदम जैक्शन जैसन चकाचक। मामा की शादी में तो याद है ना, फ्लोर फार डारे रहे हम। सब कहत रहे ई का पायल देसाई आ गई का। बैंड वाला तक ठहर के देखे लाग रहा था और बाऊजी ताली पीट पीट के हाफ गए रहे। कहते हुए कानपुरिया सबसे पहले जाकर डीजे में नाचने लगा और उसको नाचता देख बाकी लोग साइड हो गए। उतने में ही बाकी भी आ गए। सब लोग देखकर हैरान थे कि ये कौन लोग हैं जो बीच में ही आकर नाचने लगे हैं। लेकिन उनके कॉन्फिडेंस की वजह से किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर में थककर डीजे से दूर आ गए। मजा आ गया यार, अटल बोला। बस यही जिंदगी है ब्रदर, लोकेश ने जवाब दिया। सब स्टेज की तरफ बढ़े, जहां सब लोग दूल्हे दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। लोकेश स्टेज के ऊपर चढ़ने लगा और साथ में सब लोग। अजय कहाँ है?
ऐसे अकेले कैसे खिंचवाएंगे? थोड़ी देर नीचे ही चलते हैं। मार साहब ने कहा। अरे मार साहब, आप भी ना, घर की शादी है कहा ना, चलो फोटो खिंचवा लो, मिलो, अजय तो यही होगा आसपास। कहते हुए लोकेश ने दूल्हे और दुल्हन दोनों से हाथ मिलाया। सभी एक एक करके दोनों से हाथ मिलाने लगे। दुल्हन ये सोचकर मुस्करा रही थी कि दूल्हे के दोस्त होंगे, और दुल्हा इस बात को लेकर संशय में था कि दुल्हन के बिना लाज शर्म के दोस्त भी हैं। 2 जने दुल्हन की साइड खड़े हो गए, 3 जने दूल्हे की साइड, और कानपुरिया दोनों के बीच बैठकर हंसते मुस्कराते हुए फोटो खिंचवाया। फोटोग्राफी खत्म हुई। सभी स्टेज से नीचे आए। लोकेश ने दुल्हन के पिताजी के सामने हाथ जोड़कर, नमस्ते, चलते हैं अंकल जी, बोला। साथ में बाकी सबने भी नमस्ते किया और इजाजत मांगी। वो अंकल पहचान नहीं पाने की वजह से सिर्फ हाँ में सर हिलाकर हाथ जोड़े हुए थोड़ा सा मुस्कराए। सभी शादी के कार्यक्रम से बाहर आ गए, बाइक तक पहुंचे। अजय से तो मिले ही नहीं, पर मार साहब ने पूछा, कौन अजय? लोकेश शरारती मुस्कान के साथ बोला। लोकेश की इस बात से सभी के बीच सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सबको सारी बात समझ आ गई। अरे यार, ऐसा कैसे कर सकता है तू? साले पकड़ में आ जाते तो। अमीश ने हैरान होते हुए कहा। पास में खड़ा अटल इसे सृष्टि की सबसे विचित्र घटना मान रहा था। उसको जितनी भी चढ़ी थी सब एक ही बार में उतर गई। वो अंदाजा लगा रहा था ऐसे लड़के के बारे में जिसका आज ही सरकारी नौकरी में चयन हुआ हो, और उसने पार्टी के नाम पर ये कारनामे कर दिए। इतो बड़ा चालू निकला बे। हम तो अंकल को नमस्ते करे खातिर पूरा 90 डिग्री झुक गए थे, एकदम स्कूल के प्रार्थना वाले अंदाज में। साला बढ़िया भला ही भवा कि अंकल हमसे कुछ ना पूछे, ना ही तो वही हमारी फुल लंबी फिल्म बन जात। उतो छोड़ो, हम तो सीधा दुल्हन की गोदी में जाके वर्ट गए रहे, और दूल्हा बाबू से पूछ डाले, अरे अजय दिख नहीं रहा यार। अब सोच, अगर वो हमसे पूछ लेत कि कौन अजय, तो हम का जवाब देते? साला यमराज भी बोले होता, ए बाबू, ये हरकत तो हमहू ना माफ कर सकत। कानपुरिया झुझलाकर बोला। सब लोग अपनी अपनी बारी आने पर भाषण दे रहे थे और लोकेश खड़ा खड़ा मुस्करा रहा था। लोकेश की खुशियां दुगनी हो रही थी और वो नजर भी आ रहा था उसके हाव भाव से। थोड़ी देर में ही बाकी सब लोग भी बिना निमंत्रण की शादी वाले प्रकरण पर हंसने लगे। थोड़ी देर हंसी ठिठोली करने के बाद देर रात हो जाने से सब अपने अपने कमरे की तरफ लौट गए। अटल आज मार साहब की तरफ ही रुका। दोनों आकर लेट गए, अटल पलंग पर और मार साहब नीचे। अभी दोनों को नींद नहीं आ रही थी तो फोन चलाने लगे। अटल ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो पहले ही नंबर पर मार साहब का स्टेटस लगा था, 2 मिनट्स एगो, जिसमें सुभाष चारण सर कह रहे थे, आपने अगर नौकरी की सोच ली है तो पढ़नो तो पड़ेगो। नौकरी की दौड़ में शामिल होना तो चक्रव्यूह में शामिल होना जैसा है। इस चक्रव्यूह के अंदर आप एक बार घुस गए और बिना जीत के इससे बाहर निकले तो बदनामी बहुत है, घोर बदनामी है। बाकी काम में असफल हुए तो बदनामी कोनी है। आजकल अगर मर्डर भी करोगे तो पब्लिसिटी है। ई काम में घुसकर वापस आया तो लोग कहेंगे, मैं तो पेली कैडो, तू पढ़ेन थोड़ी न गैडो, तू तो मौज लेन खातिर गैडो हो। ओ चक्रव्यूह में फैस गया हो थे। अटल समझ गया था कि आवाज जरूर सुभाष चारण सर की है, लेकिन इसमें दर्द मार साहब का झलक रहा है। अटल बिना कुछ कहे ही सो गया, क्योंकि इसके बारे में पूछना दोखती नब्ज को टटोलना था। रात में अटल पानी पीने के लिए उठा तो उसे मार साहब नहीं दिखे। थोड़ी देर तक इंतजार करने बाद तक मार साहब नहीं आए तो अटल ने उठकर बाथरूम समेत पूरा घर चेक किया, लेकिन उसे मार साहब नहीं दिखाई दिए। अब अटल की चिंता बढ़ने लगी कि इतनी रात को आखिर कहाँ जा सकते हैं, वो भी बिना बताए। अटल छत की तरफ गया तो देखा मार साहब छत के एक कॉर्नर पर बैठे हुए थे। मार साहब को सही सलामत देख अटल ने चैन की सांस ली और बिना आवाज दिए मार साहब के करीब जाने लगा। अभी तक मार साहब की नजर अटल पर नहीं पड़ी थी। नजदीक गया तो अटल को सिसकने की आवाज आने लगी। अटल समझ गया
कि मार साहब छत पर बैठकर रो रहे हैं। अटल को करीब पाकर मार साहब ने अपने आप को ठीक किया। क्या हुआ मार साहब, आप इस तरह इतनी रात को यहां? अटल ने पास बैठते हुए कहा। कुछ नहीं यार, गहरे दबे गले से मार साहब बोला। अरे मार साहब यार, आप रो क्यों रहे हो? अटल भी देखकर परेशान सा हो गया। अरे नहीं अटल भाई, कुछ नहीं, कहते हुए अटल ने अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को रोकने के लिए हाथ घुमाया। ये देखकर अटल कुछ कह नहीं पाया, लेकिन तभी मार साहब को न जाने क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रोने लगा। अटल ये देखकर गहरे आघात में था कि एक शादीशुदा लड़का रात के 3 बजे छत पर अकेला बैठकर रो रहा है। असली मायनों में मार साहब में अब अटल को इस संसार का आईना नजर आ रहा था। उसे नजर आ रहा था इस खूबसूरत चमचमाते शहर में एक बेरोजगार लड़के का दर्द। ऐसा दर्द जो सुइया चुभ जाने से भी ज्यादा था। जो रोजगार को जितना अधिक पाने की कोशिश करता है, उसे बेरोजगारी का दर्द उतना ही अधिक महसूस होता है। मार साहब अकेले नहीं हैं जो रातों में छत पर आकर सोते हैं। ऐसे कितने ही लड़के रोते हैं इस दर्द में रात भर, गला सूख जाने पर भी आवाज नहीं निकालते हैं मुंह से। यार अटल, सब नौकरी लग गए यार। सभी तो लग गए, एक मैं ही रह गया। मैं क्यों नहीं लगता? मैंने क्या पाप किया है? मार साहब जोर जोर से रो रहे थे छत पर, इस बात की बिना परवाह किए कि कल के आए लड़के को उनके दर्द का क्या असर होगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर से मार साहब रो रो कर अपनी बातें सुनाने लगे। मेरी छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, एक रात से बुखार में तप रही है, पर मैं नहीं जा पा रहा हूं। मेरी बेटियां मुझे फोन करके कहती है, पापा आपकी नौकरी कब लगेगी? अब क्या जवाब दूं मैं उन्हें? बेचारी मेरी पत्नी, वो कितना सहन कर रही है मेरी वजह से। उसको किस बात की सजा मिल रही है? इस बात की कि उसने बेरोजगार लड़के से शादी कर ली है। साला गांव से कितना स्ट्रगल करके निकला, कैसे पढ़ने आया, क्या क्या काम किया। मेरी आत्मा जानती है या ईश्वर जानता है, मैंने मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई। पर साला किस्मत कहूं या कुछ और, पर साला सिस्टम बैठ ही नहीं रहा है। मेरे पापा का पिछले 1 महीने से फोन नहीं उठा रहा हूं, 3 महीने से घर नहीं जा रहा हूं। क्या करूंगा जाकर? क्या जवाब दूंगा? वरना साला ये रहा मेरा गांव आधे घंटे के रास्ते पर। अटल गंभीर मुद्रा में था। बिना सफल असफल हुए उसने आज ही के दिन में दोनों के सुख दुख को महसूस कर लिया था। अटल को यह बात जल्दी समझ आ गई थी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना अलग विषय है और उसमें चयन हो जाना अलग। सरकारी नौकरी अनिश्चितताओं का खेल है। कभी किसी को बहुत आसानी से मिल जाती है और किसी को पूरे प्रयास के बावजूद आखिरी अटेम्प्ट तक नहीं मिल पाती। अटल के पास कोई शब्द नहीं थे जिनको कहकर वो मार साहब को समझा सके। मार साहब रुके, अपने आंसू पोंछे और एकदम से खड़े हो गए जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। ले चल नीचे, कोई बात नहीं, बस थोड़ा यार भावुक हो गया था, ऐसे ही, कोई ना चलता रहता है। अभी कोई हार थोड़ी मानी है मैंने, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा ही, फिक्स है। दबे मन और भारी आवाज से कहते हुए मार साहब मुस्कराए। अटल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नीचे आकर दोनों पानी पीकर सो गए। तो दोस्तों, ये था सरकारी चाय के लिए बुक का 7वां अध्याय। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।